हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रशांत कुमार आज फिर से आपका केमिस्ट्री की क्लास में स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने सॉल्यूशन चैप्टर को समाप्त किया था और आज हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट। ये हमें यूपी बोर्ड के लिहाज से अगर देखें तो 5 नंबर प्रोवाइड कराता है, तो इसलिए इस लेसन को हमको बहुत ही केयरफुली स्टडी करना है और बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही आसानी से ये हमें समझ में भी आ जाता है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो हम शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट होता क्या है? तो द्रव्य की वह अवस्था, हिंदी में इसको ठोस अवस्था बोलते हैं। इसका मतलब क्या है ये जानेंगे। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण द्वारा जालक समृद्ध संकुलित होता है। अवयवी कण जो होते हैं वो अंतरा अणुक बलों द्वारा, अवयवी कण जो होते हैं वो अंतरा अणुक बलों द्वारा और वो भी प्रबल अंतरा अणुक बलों द्वारा जालक में समृद्ध संकुलित होते हैं और पदार्थ की ऐसी अवस्था को हम ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस जो पदार्थ होते हैं उनके कुछ लक्षण होते हैं, ठोस पदार्थों के लक्षण होते हैं। जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका आकार, आयतन और आकृति निश्चित होती है, वो कभी परिवर्तित नहीं होती है। दूसरी बात, ठोस पदार्थों में द्रव एवं गैसों की तुलना में प्रबल अंतराणु बल पाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है जो ठोस पदार्थ होंगे अगर उनकी तुलना गैस और द्रव से की जाए तो इनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है और इस स्ट्रांग मॉलिक्यूलर फोर्स के कारण, स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण क्या होता है, ये गति नहीं कर पाते हैं। जो पार्टिकल होते हैं ये कहीं गति नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से ये ठोस होते हैं और ये बहुत ही कम प्रसारित होते हैं और अपेक्षाकृत इनका जो घनत्व होता है वो भी अधिक होता है। अब बात आती है, अगर हम यहाँ पर ठोस को पढ़ रहे हैं या सॉलिड स्टेट को पढ़ रहे हैं, ठोस अवस्था को पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ना है। तो अगर ठोसों का वर्गीकरण करें तो पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पर या फिर ये कह लें हम कि कणों की व्यवस्था के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? जो सॉलिड होते हैं, ध्यान से समझिएगा, जो सॉलिड होते हैं अर्थात जो ठोस होते हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? एक तो एमॉर्फस और दूसरा क्रिस्टलाइन। तो ध्यान से समझिए, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन दो तरह के सॉलिड होते हैं। कैसे? कणों की व्यवस्था के आधार पर। अब इसको हम आपको और डिटेल में समझाने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको और आसानी से समझ में आएगा। ध्यान से समझिएगा, जैसे कि आपने इस फॉर्मूले को तो देखा ही होगा, CaCO3। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। बाकी इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। इसी को आप चाक भी कह देते हो और इसी को मार्बल भी कह देते हो। ध्यान समझना, इसी को आप चाक भी कह देते हो और इसी को आप मार्बल भी कह देते हो। अब अगर आप ध्यान से समझें तो चाक और मार्बल में अगर कंपेयर करें तो आप बहुत बड़ा अंतर पाएंगे। मार्बल से क्या होता है? मार्बल तो आप जानते ही होंगे, घरों में फर्श बनाने के काम आता है या फिर जिसको आप टाइल बोलते हो उसे ही मार्बल कहते हैं। तो मार्बल जो है, आप ध्यान से समझिएगा, इसका यूज आप किसके लिए कर सकते हो? फर्श बनाने के लिए कर सकते हो। लेकिन क्या इसका यूज आप फर्श बनाने के लिए कर सकते हो? ध्यान से समझिएगा, चाक का इस्तेमाल आप फर्श बनाने के लिए कर सकते हो? नहीं। अच्छा, दूसरी बात, अब मार्बल को अगर देखें तो ये इसके कंपेयर में सॉलिड है, बहुत ज्यादा सॉलिड है। बल्कि सॉलिड दोनों ही हैं, लेकिन अगर कंपेयर करें तो दोनों में अगर हम देखें तो ये ज्यादा सॉलिड है और ये कम सॉलिड है। और चाक से अगर हम क्या कहते हैं, फर्श नहीं बना सकते हैं, तो मार्बल से हम बोर्ड पर लिख भी नहीं सकते हैं। ये बात आप समझते हैं। दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है और हमारे ख्याल से, और दोनों का इंपॉर्टेंस जो है अलग अलग है लेकिन अच्छा है, फिर भी एक दूसरे के काम नहीं आ सकते हैं। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर ऐसा है तो क्यों है? यहाँ पर ऐसा है तो क्यों है कि मार्बल इतना ज्यादा सॉलिड है और ये कम सॉलिड है? क्यों ऐसा है?
तो यहाँ पर पार्टिकल का अरेंजमेंट, जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो इसके लिए उत्तरदायी है, क्योंकि ये आयनिक सॉलिड है, आपको पता है Ca+2 आयन होता है और CO3 -2 आयन होता है। तो यहाँ पर एक आयन अधिकतर हम देखते हैं बड़ा होता है और एक छोटा होता है, और मोस्टली हम पाएंगे जो कैटायन होगा वो छोटा होगा, जो एनायन होगा वो बड़ा होगा। तो ध्यान से समझिए, अगर ये पार्टिकल अगर बहुत अच्छे से व्यवस्थित हैं, कैसे कि एक पॉजिटिव फिर एक नेगेटिव फिर एक पॉजिटिव फिर एक नेगेटिव, यहाँ पर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव फिर एक नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर हम क्या पा रहे हैं, एक रेगुलर अरेंजमेंट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। कैसे हो सकता है कि एक पॉजिटिव हो फिर एक पॉजिटिव हो फिर एक नेगेटिव हो फिर एक पॉजिटिव हो, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर फिर पता चला एक नेगेटिव आ गया, फिर से एक नेगेटिव आ गया, फिर से एक नेगेटिव आ गया, फिर से एक पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पर इर्रेगुलर अरेंजमेंट है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम यहाँ चार को देख रहे हैं तो यहाँ पर इर्रेगुलर अरेंजमेंट मिल रहा है, जबकि यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट मिल रहा है। तो इस वजह से सॉलिड्स को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? एक तो एमॉर्फस और दूसरा क्रिस्टलाइन, मतलब अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। चाक को अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत माना जाता है और मार्बल को क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत माना जाता है। तो आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण या घटक कण एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, और इसमें क्या होता है, अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। यदि कभी नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं भी तो इनका जो परास होता है ये बहुत कम होता है, बहुत कम दूरी के लिए ये एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होंगे, फिर इरेगुलर अरेंजमेंट आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं ये इरेगुलर अरेंजमेंट दिखाते हैं और ये रेगुलर अरेंजमेंट दिखाते हैं। तो हमें इस लेसन के अंतर्गत एमॉर्फस को तो पढ़ना नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन को पढ़ना है, लेकिन फिर भी कुछ जानकारी आपको दी जाएगी एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। तो ध्यान से समझिएगा, इसको मिटाने जा रहे हैं। अब क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और मे भी अगर स्पेलिंग कहीं गड़बड़ हो जाए तो भैया उसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा, उसके लिए आपकी बुक है, ठीक है, उच्चारण सही होगा और ध्यान से समझिएगा। वैसे भी आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इंग्लिश में। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? वे ठोस जिनमें घटक कण एक नियमित व्यवस्था में स्थित होते हैं, एक नियमित व्यवस्था में स्थित होते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। और ये कैसे होते हैं? दीर्घप्राशी। दीर्घप्राशी का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज मतलब ये है कि जो इनकी नियमित व्यवस्था होती है वो बहुत लंबे समय तक होती है, बहुत दूर तक होती है। ऐसा नहीं कि थोड़ी दूर तक गए और फिर वहां पर इरेगुलर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर लॉन्ग रेंज के लिए क्या होते हैं? नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की बात की जाए तो वो नियमित क्रम जो होता है उनका वो बहुत लंबे समय तक नहीं होता है, ये कह लें कि वो नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। अब क्रिस्टलीय ठोस के कुछ लक्षण होंगे, उसके बारे में आपको बता देते हैं। क्रिस्टलीय ठोस की एक निश्चित आकृति होती है, इसमें कणों की व्यवस्था दीर्घप्राशी होती है, निश्चित आकृति होती है, और इनमें जो कणों की व्यवस्था होती है वो कैसी होती है? दीर्घप्राशी होती है। क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित होते हैं, निश्चित कंफर्म, कि मतलब अगर किसी को हम गलाना चाहें, क्रिस्टलीय ठोस को अगर हम गलाना चाहें तो एक टेम्परेचर पर वो पूर्णतया क्या होंगे? पिघल जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी आपने क्रिस्टलीय ठोस को पिघलाना शुरू किया तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलने लगा,
पिघलने लगा। तो बहुत ज्यादा अगर अंतर आएगा तो ये 100.1 या 0.1 तक ये क्या होगा, पिघल जाएगा। लेकिन अगर अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो पता चला जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक आप देखे हैं, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक को आप पिघलाना शुरू कीजिए। मैं कोई टेम्परेचर ले लेता हूँ यहाँ पर, ये रैंडमली है बेटा, एक बात याद रखना, टेम्परेचर याद करने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए 150 को प्लास्टिक क्या हुआ, पिघलना शुरू हुआ, लेकिन ये पिघलते पिघलते पता चला 155 या 156 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाकर के पिघला पूरी तरह से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं है, जबकि क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक होता है वो निश्चित होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। और आपको एक बात और बता दें, क्रिस्टलीय ठोस को इसी वजह से क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस कहा जाता है, और जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को इस कारण क्योंकि उनका जो गलनांक होता है वो तीक्ष्ण नहीं होता है, इस वजह से उन्हें छद्म ठोस भी कहते हैं। इनको ट्रू और इनको स्यूडो, ध्यान से समझिएगा। क्रिस्टलीय ठोस को ट्रू सॉलिड्स बोला जाता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को स्यूडो सॉलिड्स बोला जाता है। तो ध्यान से समझ लिया होगा क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब आपको मैं आज बता देता हूं क्रिस्टलीय ठोस जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, ठोसों का वर्गीकरण, और ये वर्गीकरण जिनसे ये मिलकर बने हैं, मतलब कोई ना कोई कण होगा जिससे मिलकर ये बने हैं, वो कण आयन हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, और उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके आधार पर इसको बांटा गया, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण किया गया। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। पहला है आयनिक ठोस, और दूसरा है सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस कई नाम दिए जाते हैं। सहसंयोजक ठोस भी कहते हैं इसको, नेटवर्क सॉलिड नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं, इसके अतिरिक्त परमाणविक ठोस भी बोलते हैं, आगे इस बारे में भी चर्चा करेंगे। और फिर आ जाता है आपका आणविक ठोस, आयनिक ठोस हो गया, सहसंयोजक ठोस हो गया, आणविक ठोस हो गया, और धात्विक ठोस भी आ जाता है। तो ये सब कैसे हैं, क्रिस्टलीय ठोस। ध्यान से समझिएगा, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। जो आणविक ठोस हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, 3 भागों में बांटा गया है। आणविक ठोस को कितने भागों में बांटा गया है, मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक तो ध्रुवीय, पहले अध्रुवीय ले लेते हैं, अध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय ठोस और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस लगा सकते हैं, मैं ठोस लिख रहा हूं। तो ध्यान से समझिएगा, ये क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण हो गया। और अब इसके बाद हम जब आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, और इसके बाद जब क्लास लेंगे तो इसके बारे में आपको हम एक एक करके बताएंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है।